जी, अस्सलाम वालेकुम वीरो। इंतज़ार काफ़ी करना पिया। थोनू भी ओहदे लई मैं माज़रत चाहुंदा। मोहतरमा पलवा शाह खान साहिबा एक होर प्रोग्राम च सन उदों और इस वास्ते ਉਹ 9:30 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ जी ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ समझ ਤੇ आंदी होएगी आई होप। जी बिल्कुल। ये स्कूलिंग हाँ लाहौर से हुई और अच्छा उसके बाद कॉलेज भी लाहौर से राइट। और फिर कुछ हफ्ते के लिए मैं बाहर गई थी। आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा लाउड, थोड़ा ऊंचा बोलो। एक मिनट। जी जी। आपको आ रही है तस्वीर नजर आ रही है? जी तस्वीर वो वर्टिकल हो गई है, उल्टी हो गई। ओहो। पहले ठीक थी। आवाज आ रही है जी? जी जी। जी, जी तो प्लीज। मैं आपको बता रही थी इसके बाद मैं काफी कुछ अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ती रही हूँ, लिहाजा काफी है मेरा सफर इस लिहाज से फिर वापस पाकिस्तान का रुख किया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया बहुत एक यंग एज से और मोहतरमा के साथ काम करने का मौका मिला और उस वक़्त से जब मुझे 30 वर्ष हुई थी मोहतरमा ने उससे बहुत सीखने का ये जो शर्फ है मुझे हासिल हुआ। अ, अब उस वक़्त आज तक आपके सामने एक स्लो मूविंग रहा है सफ़र लेकिन बिल्कुल जैसे कहते हैं चुटकी में से देख के आ सकता हूँ। सही। अच्छा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? जी, मैं और वो ज़्यादा जो ਅੱਛਾ, है ਇੱਕ डिसाइडेड ਰਿਊਮਰ है। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मोहतरमा ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਸੋ। आपकी बात कर रही हूँ। मोहतरमा ਦੀ असैसिनेशन ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। जी, आपकी आवाज़ जी आ रही है आवाज? जी, कर रही है आवाज़। जी जी मेरा ख्याल है सिग्नल्स ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ मोहतरमा ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ असैसिनेशन ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ काफ़ी और आपकी फिर आवाज़ कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? जी। अच्छा मैं
ये डिस्टॉर्शन आपकी तरफ भी है? ये बस चले अब ठीक है। सिग्नल। अच्छा, अच्छा जी। तो ये मैं ये ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मोहतरमा के साथ हम काम करते थे और जब मोहतरमा की शहादत हुई उसके बाद जाहिर है एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। पूरी पार्टी एक जिसे कहते हैं कि बहुत मुश्किल हालात से गुजरी और उसके साथ ही हुकूमत मिली। जरदारी साहब भी उनके लिए भी बहुत बड़ा जाहिर है उनका जाती झटका था और उसके बाद उन्हें फौरी हुकूमत की भागदौड़ संभालनी पड़ी। लेकिन वो हमेशा मोहतरमा की वो लोग जो कि मोहतरमा के साथ काम करते रहे उनकी बड़ी इज्जत करते रहे। उनको उन्होंने हमेशा साथ रखा और ये अलग बात है कि क्योंकि हमारी एक कोलिशन हुकूमत थी उसमें बहुत पार्टीज थी, उन सबको एडजस्ट करना था। तो शायद अगर आप ये कहना चाहें कि उस वक़्त मिनिस्ट्रियल पोज़ीशन तो मुझे नहीं मिली, लेकिन कुछ साल बाद मैंने जो मैं समझती हूँ कि मुझे मेरे दिल के करीब भी था क्योंकि मैं मोहतरमा के की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में भी काम करती थी। उस मुश्किल दौर में जब मुशर्रफ था तो वो उसकी मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बनी और मुझे फॉरेन ऑफिस में काम करने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद जो असल चैलेंज है वो हुकूमत खत्म होने के बाद होता है और उस वक़्त बहुत से लोग जो है वो भाग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि बरात याफ्ता होते हैं वो भी भाग जाते हैं और फिर ऐसे ही देखने में आया और फिर एक जो है ऐसा दौर शुरू हुआ जहाँ सिर्फ वो लोग जो है रह गए जो पार्टी के साथ मुखलिस और वफादार थे। और फिर से फिर सफ़र जो है वो शुरू हुआ और वो 5 साल हमने गुज़ारे। और फिर अब आप देख लीजिए कि ये जो आजकल की हुकूमत है, ये तो ख़ैर मैं समझती हूँ कि मुशर्रफ से भी 2 हाथ आगे है। अ, अपनी जो इनके अंदर एक बदला लेने की और एक खून की प्यास है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझती हूँ आज भी वही लोग जो कि मोहतरमा के करीब थे वो साथ खड़े हैं। और ज़ाहिर है ज़रदारी साहब ने सबको जैसे फ़ोन किया और उन्हें करना ही था। और अब हम एक चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं और उनके साथ भी हम जो है काम कर रहे हैं। लिहाज़ा तो तारीफ़ का इर्तिक़ा है, इसमें तब्दीली आती रहती है। लोग भी तब्दील होते हैं, हालात भी तब्दील होते हैं, वाक़यात भी तब्दील होते हैं और हम भी बदलते हैं, इसी तरह लीडरशिप भी बदलती है और कुछ चीज़ें हम सब सीखते हैं इस अमल से। कुछ लोग जिन पे यकीन होता है कि वो कभी नहीं छोड़ के जाएँगे, वो फिर मुश्किल हालात में छूट जाते हैं और फिर इंसान को पता चलता है कि जो साथ हैं उनकी कदर भी आती है। और ये एक कुदरती अमल है, जिससे हम सब गुज़रते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ सब नहीं हैं जो कि आज तक साथ खड़े हैं और अब कहीं और अब मेरे ख़्याल में जाने का इसलिए नहीं सोच सकते कि अब बचपन से ये पार्टी जो है रच बस गई है हमारे। हम लोग इस पार्टी का कल्चर जो है हमारी पार्टी का कल्चर बिल्कुल एक मुनफ़रिद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसका कल्चर ना तो तहरीक-ए-इंसाफ का है, ना नून का है, इसका बड़ा मुनफ़रिद सा कल्चर। और इस मुनफ़रिद कल्चर में ज़ाहिर है एक छोटी उम्र से जो रहे, तो फिर वो एक दूसरे कल्चर में या किसी दूसरी सिमत में जाते हुए सोचता है। सिवाय उनके जो कि ज़ाहिर है
आए कहीं से और फिर इसी तरह आसानी से चले गए। कई लोग गए और कई लोग जाके अब पछता रहे हैं। तो इज्जत जो है वो शाह साहब अपनी अपनी अड्डे पे ही होती है, अपनी जो है जगह पे होती है। और इसमें ये भी है कि कई दफा उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन ये है कि हमें जो एक यहाँ हमारी तारीफ है वो तो अपनी जगह है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जो काम किया है या जो जगह है वो जहाँ तक आज तक हम जैसे पहुंचे हैं, वो तो कोई हमसे क्रेडिट छीन नहीं सकता है। और ना इस बात का कोई डिनाइल है कि जो जिस तरह सब में, सिर्फ मैं नहीं, बाकी सब जो साथ हैं, हम सब अपनी अपनी एक हिस्ट्री रखते हैं और वो उससे कोई दो राय नहीं है। किसी नई जगह जाएंगे तो फिर लाइन में पीछे से शुरू होंगे, उससे बेहतर है कि जहाँ है वहां बैठे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक चीज मतलब ये तो मैं बिल्कुल ठीक है कि ਅੱਜ जो पाबंदियां ने तरीके इंसाफ जिस तरह डील कर रही है ਜ਼ਰਾਏ ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ और वोट करते होए ਉਹਨੂੰ। ये शासन, मुझे इस कानून की छिके मैंने नहीं पढ़ी जो के पास हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी इजहार राय पे कदगन के किसी कानून पे जो है वो ना दस्तखत करती है ना उसको पास करती है। लिहाजा मुझे सुन के हैरत है कि ये कानून जो है, अगर साइबर क्राइम तो एक और चीज है, साइबर क्राइम्स की रोकथाम भी बहुत जरूरी है। इस मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके ज़हनों को, उनके लिए एक बड़ा ये एक खुला खतरनाक सा एरिया है जहाँ वो जाते हैं, हर किस्म के लोगों से उनकी मुलाकात होती है, हर किस्म का मटेरियल है। लिहाजा उसकी रोकथाम अपनी जगह है, लेकिन ये मुझे इस पर इल्म नहीं है कि कौन सी शिकें हैं जिन पर आपको एतराज है, जो पीपल्स पार्टी को साइन नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज भी जो घुटन का इस मुल्क में माहौल है, उसमें अगर कोई बोलता है खुल के, हाँ बिल्कुल मौलाना साहब को भी मैं क्रेडिट देती हूँ। वो भी अब जब से पीडीएम बनी है तब से बहुत खुल के वो पहले से खुल के बोल रहे हैं मौलाना साहब। तो मरियम नवाज साहिबा अब जब से पीडीएम बनी है या कुछ अरसे से, वो भी बिल्कुल खुल के बेखौफ अपनी राय का इजहार कर रही हैं मामलात पे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने तो उस वक्त भी इन मामलों पे बात की, सिर्फ ये मामलात नहीं कि जो रियासती तौर पर आपके ऊपर कदगन है या हम पे कदगन है, बल्कि उस वक़्त जब इस मुल्क में खौफ का राज था और जो दहशतगर्द दंदनाते फिरते थे और पॉलिटिकल पार्टी जिनसे डरते हुए या उनके खिलाफ बात करने से घबराती थी। हत्ता कि पंजाब अपना राग अलापता था और ये खान साहब जो है तो तहरीक तालिबान को दफ्तर खोलने की दावत देते रहे और वो हर हफ्ते कोई ना कोई, आपको याद होगा, ऐसा धमाका होता था जहाँ कई सौ लोगों की जानें जाती थी। लिहाजा उस वक़्त ऐसे माहौल में भी जहाँ जान के लाले थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने इस अक़लियत को जो है ललकारा और ललकार के कहा कि ये इसका सद्देबाब ज़रूरी है। अच्छा और जी, अपने एक दौरे सवाल जी। जावेद काजी साहब पूछ रहे ने, वो कह रहे ने कि कैन शी स्टैंड अप एंड क्वेश्चन द लीडर्स इफ रॉन्ग डिसीजन इज मेड? देखिए, जनरली इसका एक तरीका होता है कि जब कोई डिसीजन मेकिंग होती है, तो उससे पहले एक मुशावरत होती है।
और उस मुशावरत में जो भी लीडर हैं, ज़रदारी साहब कोई बात करें तो भी वो मुशावरत करते हैं, और पार्टी की कमिटीज़ होती हैं, कोर कमिटीज़ होती हैं, सीईसी होती है, जो सबसे हाईएस्ट फोरम है। उधर से गुज़र के जब कोई, हाँ, उस हद तक जो है बिल्कुल सवालात होते हैं, जवाबात होते हैं, खदशात होते हैं कि हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि इसको कैसे होना चाहिए। लेकिन जब वहाँ इत्तेफ़ाक़-ए-राय पैदा हो जाता है और पार्टी की वो उस मरहले से वो मामला गुज़र जाता है, तो फिर उसके बाद वो पार्टी पॉलिसी जो उसको डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उससे पहले बड़ा खुला माहौल है। कोई भी बात होती है, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मैं नहीं बताती, आजकल वो लोग जो हैं दूसरी पार्टीज़ में चले गए हैं और अब नाराज़ हैं और नाराज़ हैं उनसे, और उनको वहाँ इज़हार-ए-राय करने पर कहा जाता है कि जाओ इस्तीफ़ा दो। वो लोग थे जो हमारे यहाँ बैठकर हर किस्म की बात करते थे और बड़े सख्त अंदाज़ में करते थे, और वो इस बात पर बिल्कुल कभी उन्होंने नहीं सोचा कि उनका जो अल्फ़ाज़ हैं या जो उनके मामलात हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं उसको ज़रा नरम अल्फ़ाज़ में भी कह सकते हैं। वो बिल्कुल लीडरशिप के सामने खड़े होकर हर किस्म की बात कर लेते थे। लेकिन आज जी ये फ़र्क है, ਉਹ ਤੇ ਉਹ जमात भी छट गए ना। नहीं, जमात में तो अभी हैं, लेकिन उनको याद ज़रूर आता होगा कि जब यहाँ थे, क्योंकि मैं कई दफ़ा गवाह हूँ, तो इस तरीके से उनकी बात सुनी जाती थी, और जब वो आते थे तो इज़्ज़त एक उनकी अपनी जगह कायम थी, कुछ भी कह जाते थे। तो अब यहाँ देखें ना, यहाँ वो मामलात नहीं है, यहाँ कहा जाता है कि अ, अगर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी कबूल नहीं है, तो जाओ, घर जाओ। तो ऐसी बात हमारी पार्टी में नहीं है। बहुत बहुत हद तक खुल के बात होती है। बहुत हद तक इतराज़ात होते हैं। अच्छा लेकिन जब एक पॉलिसी बन जाती है फिर हम अच्छा उसको डिफेंड ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਨ, ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਮਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਇਰਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ हंसी खुशी कबूल कर लिया सी? अब मुझे भी बात पुरानी याद नहीं, लेकिन बात ये है कि ये सारा मामला जो है ये डिस्कस ज़रूर हुआ था और इतराज़ात आए हुए थे, आए होंगे, लेकिन उसके बाद यही फैसला हुआ था सराइकी सूबे का। और हमने अपने जो तंज़ीमी ओहदे थे, यानी पंजाब का पहले एक ही सदर होता था, इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो हैं वो 2 सदर हैं, सेंट्रल और साउथ के। तो लिहाज़ा ये उस वक़्त से हो गया था कि पंजाब के जो मामलात थे उनको हमने जो है बाइफरकेट कर दिया था। तो अब ये जो हुकूमत है, इसने भी यही कहा 90 दिन में हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएँगे, लेकिन आज तक आपने देखा वो सिर्फ़ मेंबरान को तोड़ के और ਉਹ ਜੀ इधर शामिल ਤੁਹਾਡੀ करने ਪਾਰਟੀ की। ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖੌਫ 'ਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2011 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 13 का सीधा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ 2018 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਹੈ नहीं सी, वर्थ नहीं सी इस नारे दी? देखिए जी, शाह साहब, जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ मजबूत रही है, अभी भी मजबूत है, और हमने जो भी अपनी एक बनाई थी, तख़मीना बनाया था इलेक्शंस का, उसमें हमने ज़्यादा जो है सीट्स वो जनूबी पंजाब से रखी थी। लेकिन आपने देखा ऐसे फ़ौरन पहले एक वो महाज बनाया गया और वो ड्रामा हुआ, उससे पहले वो लोग हमसे राब्ते में थे।
फिर उन्हें दबाव के तहत जो है वो पीटीआई में शामिल कराया गया। वो जमात जो कहती थी मैं इलेक्टेबल नहीं लूँगा, मैं नोटों को नहीं लूँगा, वो शख्स जो है फिर उसने हर नेता के साथ बिठाया और उस जनूबी पंजाब के लोगों से भी एक तारीखी फ्रॉड किया, जैसे कि बाकी पूरे पाकिस्तान से हुआ। लिहाज़ा अब इसको एनालाइज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ना 2013 के इलेक्शन हमने माने, उनको ज़रदारी साहब ने आरओ इलेक्शन कहा और 18 के इलेक्शन का तो हाल आपके सामने है, जो पूरा आरटीएस सिस्टम अरबों रुपए का बना हुआ जो है, वो रातों-रात बैठ गया और जो है वो कई दिन बैठा रहा। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बहुत से इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा, इस पर बड़ी इंटरनेशनली बाहर के ममालिक में भी इस पे बड़ी राय आई और यहाँ भी लोगों ने भुगता और लोगों ने देखा कि किस तरह उन्हें उठा-उठा के बाहर फेंका गया। बहरहाल ये लंबी कहानी है लेकिन ये इलेक्शन तो एक मज़ाक था और उस मज़ाक के बावजूद, इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ के बावजूद, इतने सालों की मेहनत के बावजूद जो वो प्रोडक्शन सामने आई, वो चंद वोटों के अलावा जो है वो अक्सरियत नहीं ले सकी। लिहाज़ा अच्छा अब ये तुसी टेस्ट है जनूबी पंजाब का। अब अगले इलेक्शन में अगर कुछ शफ़ाफ़ियत हुई तो खुल के सामने आ जाएगा। हाँ नहीं मेरा ख्याल है एक जमहूरी जमात से 2 इलेक्शंस तो बाद चलो रिग्ड सी या जो भी सी वो तो पूरे पाकिस्तान ਚ ਸੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਲੋਗਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 1,24,000 ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਬੰਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 20,000 ਵੋਟ ਪਏ ਉਹਨੂੰ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਹੋ ਬੇਟੀ ਹੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ मोहतरमा सिंध ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ केपीके ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स ਇਹਦੇ पार्टी ਨਾਲ ने ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ मोहतरमा ने 2007 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ देखिए प्लीज जिस वक़्त भुट्टो साहब के वक़्त की डायनामिक तो ज़ाहिर अलग होंगी, क्या मामलात थे, कितनी पॉपुलेशन थी, कितनी आबादी थी, वो एक अलग मरहला है। लेकिन इससे बात हो सकती है, जमहूरी पार्टी से बात हो सकती है कि पंजाब की तक़सीम अगर पंजाब के लोग नहीं चाहेंगे, तो पंजाब की तक़सीम क्यों पर होगी? पंजाब जो है वो ज़ाहिर है किसी की जागीर तो नहीं है और जिस तरीके से हम पंजाब की मैं बेटी हूँ, इसी तरीके से सिंध की भी हूँ, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की भी हूँ। बलूचिस्तान की भी मामलात पे दिल इसी तरह जलता है। लिहाज़ा मैं ये समझती हूँ कि अगर इस पर कोई इतराज़ात हैं, तो इस पे बड़ा अच्छा एक डिबेट होनी चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि इसके बावजूद कि हम अपनी एक पोज़ीशन ली है, इस हुकूमत ने भी ली है। लेकिन अगर लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा शाह साहब, ये तो एक बिल्कुल एक मुसलमा हकीकत है कि कैसे आप
सूबों को जो है तकसीम कर सकते हैं अगर उस सूबे की पॉपुलेशन और आबादी उस आइडिया के खिलाफ हो। अब ये है जी कि बिल्कुल, साडा तो पंजाब यही में मांगे कि तो बड़ी एटलीस्ट बड़ी, लेकिन लेकिन बात डायलॉग ये नहीं होना है, चाहिए बात जी। ये नहीं है, बात एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी है, लगे तकसीम तकसीम तब जरा एक मुख्तलिफ पैराया ले लेती है जब तकसीम करने वाले जो हैं वो कोई वो लोग हों जो आपके ऊपर मुसल्लत हों, जैसे कि पहले एक दफा पंजाब अंग्रेज ने तकसीम किया, वो एक अलग मामला है। अब अगर अपने ही लोगों के नीचे और एक अपने ही मुल्क के नीचे कोई इंतजामी तौर पर कोई ढांचा तब्दील जी होता देखो है ना, तो अंग्रेज ने ਤੇ तकसीम ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। मैं नहीं कह ਔਰ रही हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ये ਪਤਾ तो ਹੈ कि हमें अपने बंदे हैं। आप ये इधर कोई साम्राज्य तो नहीं है, लिहाजा अगर इंतजामी तौर पे अगर जनूबी पंजाब के लोगों को मुश्किलात हैं और जनूबी पंजाब के लोगों में गुर्बत ज्यादा है, उसको कोई सीधा करने के लिए कोई हल निकालने में वो साथ हैं, फिर हो सकेगा। लेकिन उसके अलावा अभी तक तो देखे ना, कई साल हो गए हैं, 2013 से आज कितने साल हो गए हैं, तो ये मामला अभी लटका हुआ है। लिहाजा किसी आबादी की मर्जी के खिलाफ कभी भी इस तरीके से तकसीम नहीं हो सकती। अगर वो नहीं होंगे साफ तो जाहिर है उनके जो नुमाइंदे हैं वो पीछे हट जाएंगे, और अगर उनके नुमाइंदे पीछे हटेंगे, इस तरफ के नुमाइंदे जो हैं वो इस पे एतराज करेंगे। ये जी इस हुकूमत एक टेस्ट मुझे नजर ਤੇ नहीं आता ਸਾਹਮਣੇ था। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ मेरा ये वे कि स्लोगन को शाह साहब पीटीआई ने लगाया कि हम पहले 90 दिनों में बना देंगे। तो हाँ जी ये स्लोगन की बुनियाद पे तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि पीटीआई जी ने जी तो खैर जो भी झूठ बोला, उन्होंने सीटें उठाई, अपने बंदे बनाए, उन्होंने भी तो यही नारा लगाया। जी जी लेकिन बिल्कुल, ये लेकिन ਉਹ ਨਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। देखिए ना जी, इलेक्टेबल्स भी जो है वो अपनी कौम की मर्जी की मुखालिफ एक हद के बाद नहीं जा सकते। लेकिन पीटीआई ने भी यही नारा लगाया, और पीटीआई ने वहां के जो भी वहां ये तो पूरे मुल्क में धांधली हुई। लिहाजा इस इलेक्शन को तो आप छोड़ दो, इस इलेक्शन को आप किसी खाते में ना गिने। ये जब इसकी परतें खुलेंगी तो अंदर से बहुत गंद निकलेगा, और किसी वक्त शायद खुले, कोई ऐसा माहौल आए कि हम इस पे ये बात करें कि किस तरीके से लोगों को उठा उठा के उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई। इलेक्शन से चंद दिन पहले एक वो केस बनाया गया, क्या फेक अकाउंट केस बना के पीपल्स पार्टी की किरदार कशी की गई। मियाँ साहब आए तो उन्हें पकड़ के धर लिया गया। लिहाजा इस इलेक्शन को आप इलेक्शन ना बोलेंगे शाह साहब, इसको इसको आप ऐसे ही रहने दें। ये तारीखी मजाक था और उसका भुगतान अभी सारी कौम भुगत रही है। अब इसके बाद अगर कोई इलेक्शन जब भी हुआ तो फिर उसमें बात सामने आई, और फिर अच्छा ज़ाहिर है अवाम पूछेंगे ना, जनूबी पंजाब के अवाम भी पूछेंगे, ये जो महाज बना था उससे पूछेंगे भाई तुमने क्या किया, जाके कितने दिन तुमने असेंबली में बात की या इमरान खान के सामने रखा अपना मुतालबा। वो तो सारे मजे में है, उसको वो कौन खुसरो बख्तियार ने तो इसी असना में आप देख लें उनके असासे कहाँ से अरबों अरबों खरबों तक पहुंच गए।
तो कौन सा जनूबी पंजाब वो बनाना चाह रहे थे, सब एक झूठ था, फ्रॉड था, एक मुहाज बना के उनका मकसद ही था कि वो उधर शामिल कराना चाहते थे। लिहाजा मैं नहीं समझती इस इलेक्शन में सारे की कोई हैसियत थी। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ क्या पीपल्स पार्टी तैयार है? बिल्कुल पीपल्स पार्टी किसी मामले में भी तैयार है। आप अपने साथ अपनी जो आपकी सोच है उससे लोग ले आए और बिल्कुल वहाँ बैठे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बात करें, बिलावल साहब के साथ मीटिंग रखें, उनको पता है। और ये आपकी एक राय है, देखिए पाकिस्तान की राय जो है वो सामने आए तो फिर फैसला ठीक होता है। एकतरफा राय जो है वो आए तो फिर फैसला जो है वो, और हालात बदलते भी रहते हैं खासा, हालात और डेमोग्राफिक्स बदलते हैं, तो हर किस्म के हालात जो है वो फैसले जो है वो एक जैसे हालात तो रहते नहीं। लिहाजा 2013 के जो हालात थे वो आज नहीं है, और आज जो हालात हैं वो जब भी इलेक्शन अगला होगा, अगर वक्त पे होगा तो 2023 में नहीं होंगे। तो ये तो एक बड़ी अनप्रिडिक्टेबल बात है। हो सकता है इससे बड़े बड़े मसाइल सामने आ जाए, और मैं देख रही हूँ भी इससे बड़े बड़े मसाइल सामने हैं। अब जो भी पार्टियां सामने आएंगी उनको जो लड़ेंगे इलेक्शंस, उन्हें मईशत को बहाल करने का सोचना पड़ेगा। अच्छा इससे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बड़ा ਲੱਗਦਾ है मसला कि है कि उनके ਇਹ पास खाने पार्टी को ਦੀ कुछ ਜ਼ਰਾ नहीं ਗੱਲ है। ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪल्स ਪਾर्टी ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ठीक है, रिगिंग भी एक फैक्टर हो सकता है, होएगा यकीनन है, लेकिन ओवरऑल पंजाब च पीपल्स पार्टी खत्म तो हुई है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? देखिए जी, बात तो हर जगह होती है, बात तो जाहिर है होती है, और बात हमारी एक बड़ी पार्टी इस वक्त भी मौजूद है पंजाब में, और उसको हमने सिर्फ फ़ाल करना है। और मेरे ख्याल में कुछ जब हम मुस्लिम लीग नून से जब हमारी हुकूमत थी, तो हमने कभी भी इसमें कोई जो है लकीर नहीं की थी। मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर वाहिद प्राइम मिनिस्टर था जिसने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान को इतने फंड दिए जितने पीपल्स पार्टी को दिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट थे वो सबको मिले, बराबर मिले। आज ये माहौल नहीं है, लेकिन वैसे ये हमारी जो एक बैटल ग्राउंड है पंजाब का, उसके लिए सबको बड़ी फिक्र है, और मैं समझती हूँ कि यही अब अगला चैलेंज है जो चेयरमैन साहब को और जरदारी साहब को हल करना है। उसके लिए सबसे मेरे ख्याल में जरूरी हमारा जो जहाँ अभी आसानी से काम हो सकता है वो जनूबी पंजाब ही और अपना वोट बैंक वहां से जो है वो वापस देना और सेंट्रल अच्छा, पंजाब से मैं रहना। ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਪਵਾੜਾ ਰਾਓ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਮਿਨੀ ਲਾੜਕਾਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਕਸੂਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੀਪल्स ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ नहीं जी, पंजाब का ये पंजाब ही जो है बैटल ग्राउंड, जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ जंग लड़ी जानी है, जनूबी हो बस्ती हो, हर जगह हमारे बंदे में, जो पिछले इलेक्शन की बात करें, फैसलाबाद से सीटें थी हमारी, हर जगह से सीटें थी, शेखुपुरा से सीटें थी। लिहाजा अब हम अगर 2007-8 जहाँ मोहतरमा ने हमें छोड़ा था, हम वहीं अगर आके खड़े होते हैं तो ये भी बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये हमारे दिमाग में इसकी तकसीम अभी इसकी नहीं है। हम पंजाब को जब कहते हैं पंजाब में हमने दोबारा बहाली करनी है वोट की, तो फिर वो पूरा पंजाब है।
उसमें ये नहीं है हाँ, कि लेकिन वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब के लोगों के साथ तो उन्होंने झूठ और फ्रॉड किया ना शाह साहब, ये तो देखिए, ये तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि आपको भी उन्होंने 90 दिन में सूबे का वादा किया और उन्होंने आपको एक दिन भी सूबे की बात नहीं की। वहां के लोग तो पूछेंगे, जाहिर है ये उनके सारे नुमाइंदों ने जनूबी पंजाब महाज बनाया और जाके झूठ बोला, तो लिहाजा वो तो पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, हम नहीं याद कराएंगे, वो तो पूछेंगे उनसे। हमारे बहुत से लोग जो है वो वहां चले गए। ये जी खुसरो जी, बख्तियार अच्छा, ने जो इस आड़ में किया वो क्या किया? जी जी, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਨ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ 1970 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੰਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੇ ਮਾਸਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। देखिए जी, अभी तो ये मुझे तो ये आगे लंबी कहानी लगती है, अभी ये होने वाला भी नहीं है। इस वक्त मैंने आपको कहा चैलेंज बहुत बड़े हैं। इस जी वक्त बिल्कुल। चैलेंज मुल्क को बचाना है, मुल्क की तकसीम रोकना है। जो ये हुकूमत जो बैठी हुई है अभी और जो कर रही है वो तो खुदा ना खास्ता जो बलूचिस्तान के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दोबारा ये जो आपके तहरीक तालिबान सर उठा रही है। अब आपको कहा गया कि बलूचिस्तान में दाइश नहीं है, आपने देखा कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ क्या हुआ और ये आपके फॉरेन ऑफिस ने कहा, दफ्तर खारजा ने कि दाइश नामी कोई चीज़ नहीं। इस वक़्त मुल्क को जो है वो संगीन जो है एग्जिस्टेंशियल मसाइल जो उसकी सालमियत पे जो है बड़ा असर रखते हैं वो हैं। इंटरनेशनली बैरून मुल्क हम लोग बिल्कुल लावारिस हो चुके हैं, हमारे दोस्त हमें छोड़ चुके हैं। हत्ता कि सऊदी अरेबिया आपसे कर्जा वापस मांग लेता है और आप 14% पे चीन से ले लेते हैं। मैं समझती हूँ ये मसाइल इस वक़्त बहुत बड़े हैं। हम अंदर सूबे को तक़सीम करें, जनूबी या वस्ती पंजाब बहुत पीछे रह जाता है शाह साहब। इस वक़्त तमाम जो ऑपोज़िशन की जमातें हैं, उनको फ़ोकस मेरे ख़्याल में अभी भी और अगर कोई इलेक्शन के ज़रिए तब्दीली आई या अगर ये हुकूमत चली गई तब भी इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के जो अवाम है, चाहे वस्ती पंजाब के हों, जनूबी पंजाब के हों, सिंध के हों या केपी के हों, बलूचिस्तान के हों, भूखे मरें। आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो ये मामलात तय होंगे तो फिर आगे दूसरे मामलात जो हैं वो उनकी तरफ हम जाएँगे। लेकिन जिस अच्छा गड्ढे एक में अभी हम भाग रहे हैं, उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए इतना लंबा जी हाथ किस पार्टी का है कि वो जो है अंदर हाथ डाल के गड्ढे से जो है लोगों को खींच के बाहर निकाले या मुल्क को इस भंवर से बाहर निकाले। ये मामलात बहुत बड़े मामलात हैं। आपका सीपेक तबाह हो गया है। आपका डेट टू जीडीपी रेशो 80% पे है। आप के पास अगले आपके पास कोई पूरी दुनिया में आपसे एलएनजी का मुआहदा करने को तैयार नहीं। तैयार है आपके ज़ब्त खड़े हुए दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट पे। आप समझते हैं कि मुल्क जो है वो इस वक़्त जो बड़े मसाइल हैं उनको हल करना हमारे लिए किसी भी हुकूमत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी आपने देखा कि जो एहतजाज हो रहा था पीडीएम का, वो इसी मामले पे था कि ये मुल्क यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या वो मामलात हैं कि जिनकी वजह से ये 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है? मईशत मंफी हो गई,
और लोग बदहाल हो गए। एक आदमी लाके बिठा दिया गया और वो आदमी बैठा हुआ है और वो बहरा है, उसके कान बंद हैं। जो जो जुल्म होता है वो मकतूलों को बुला के अपने पास उन्हें ये बड़े-बड़े महलात जो हैं, बड़े-बड़े बागात जो हैं, आपके वज़ीर आज़म हाउस के वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की वो दिखा के वहाँ ताज़ियत कर लेता है और अल्लाह अल्लाह खैर कराए। तो ये जो फ़ातिहा है अच्छा, ये पूरे मुल्क अच्छा, को हम पढ़ने नहीं देंगे बिल्कुल ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुइशत तबाह होगी। लेकिन ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਡੀਐਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ। ये चाचा कहानी खोलनी पड़ती है ना, कहानी खोल के बतानी पड़ती है लोगों को, किस तरीके से किस बंदे को क्यों लाया गया। अभी मैं कल से बहुत से मीडिया चैनल्स पे बात कही है मैंने कि आप याद करें कि आपको हकीम सईद ने 2 दहाइयाँ पहले बताया था कि एक क्रिकेटर को तैयार किया जा रहा है इमरान खान नामी और उसको यहाँ लाया जाएगा और उसको ये लॉबियां फंड करेंगी। 2 दहाइयाँ पहले ना ये आपके ज़हन में था ना ये मेरे ज़हन में, हम तो खैर उस वक़्त इस काबिल नहीं थे, लेकिन ये किसी के ज़हन में नहीं था कि ये क्रिकेटर तैयार इसलिए हो रहा है, इसलिए आज आपको सदाकत नज़र आ रही है। इसी तरह डॉक्टर इसरार ने बताया, डॉक्टर इसरार साहब ने, उनके ये सब चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे, आप देखिए। ये क्लिप्स हैं, उन्होंने बताया कि ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट है, ये इल्यूमिनाटी है, ये क्या कर रहे हैं कि उस वक़्त किसी को ये यकीन था कि इस आदमी को लाके यहाँ बिठा दिया जाएगा। तो आज वही चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, उस वक़्त एक से इस पे काम हो रहा है। लिबरल इमेज वाली ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ है लिबरल लिमिट का स्पेशली ये पीपल मतलब नहीं है पार्टी। कि हम अपने मुल्क के खिलाफ जो है इतनी बड़ी साजिश को कामयाब होने दें। ये वही जमात है, ये वही जमात है जिसकी वज़ीर आज़म अपने कोट की जेब में मिसाइलों के नक्शे लेके आई थी और यही हमें आज तक पढ़ाया गया है कि आपके ये दुश्मन हैं। तो आज अगर वहाँ से कोई लाके बंदा मुसल्लत कर दिया जाए और कश्मीर चला जाए और लोग बदहाल और भूखे हो जाएँ और गुर्बत की सतह से गिरते चले जाएँ और जिनको ये कहते थे कि बाहर से लोग आएँगे, वो बाहर से जो आया वो जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी और इनके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। तो मुझे बताएँ कि फिर क्या हमने लिबरल जमात हम यरूशलेम में तो इलेक्शन नहीं हमने लड़ना ना, हमने तो इलेक्शन यहाँ लड़ना है और यहाँ के लोगों को हकायक बताने हैं और ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड फैक्ट है हिस्ट्री की। ये जो इमरान खान बार-बार आपको बताता है मीर जाफ़र और मीर सादिक, तो ये भी नहीं बताता कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ये खुद हैं। लिहाज़ा जहाँ मामलात पहुँच गए हैं, वहाँ से और इसी लिबरल जमात ने और भुट्टो साहब ने तमाम इस्लामी दुनिया को जमा किया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ सीवानी कुव्वतों और ताकतों को जो है कामयाब होने दें और इस मुल्क को जो है गरक होने दें। ये अब इस बात में अगर हकीकत नहीं है, मैं ये नहीं कहती मैं इस पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाती, लेकिन इसकी कोई ना कोई पूछ-परछ तो होनी चाहिए कि यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा? कौन है जो आप बताएँ किस पार्टी को और पाकिस्तान की किसी भारतीय बीजेपी के किसी बंदे को या किसी इंडियन को या किसी इज़राइली को इतना इश्क क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से कि वो उनको अरबों डॉलर जो है वो दे? ये बातें पूछने वाली हैं साहब। अब आगे पता नहीं इस एजेंडे में क्या है? क्या किस किस सूबे को अलग करना लिखा है? हमें क्या पता? जी देखो ना आम आदमी ते ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਮੰਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ महंगाई ਚ की ਕੀ शाखा वजूहात बात तो महंगाई, बेरोजगारी हर तकरीर का हिस्सा है और ये भी तो हर तकरीर आम आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि उसको यहाँ तक लाने के पीछे कहानी क्या है। आखिर आम आदमी भेड़ बकरी तो नहीं है ना, पेट तो भरता है।
लेकिन दिमाग भी तो रखता है। लिहाजा हम तो हर तकरीर में ये बात करते हैं, मैं खुद करती हूँ, हालात सबके लिए मुश्किल है। 28 रुपए की यूनिट जब बिजली हो जाएगी तो पंखा, आम तौर पे जो पंखा गरीब से गरीब आदमी भी चलाता था, वो पंखा भी एक बड़ी अयाशी बन गई है। अब पूछना फर्ज है कि क्यों और कैसे मुल्क यहाँ तक कैसे पहुंचा था, ये सवाल भी तो पूछे आप। अभी तो हम इंतजामी अच्छा, तौर पे पंजाब की तकसीम को बुरा समझ रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, लेकिन अगर इसके एजेंडे के अंदर मुल्क की तकसीम हो तो पंजाब कहाँ जाएगा? फिर जनूबी और सेंट्रल पंजाब की क्या हैसियत रह जाएगी? बलूचिस्तान के हालात आप देखिए, इस वक्त मुल्क को इकट्ठा रखना जरूरी है। इस वक्त इस जो भी है साजिश है, इसको जो है आप चाहे 10 लोग हैं, जी चाहे बिल्कुल 10,000 बिल्कुल। है, चाहे ਅਸੀਂ 10 ਤੇ लाख है, ਅਸੀਂ अभी ਤੇ ਖੁਦ खड़े ਇਹ तो हो ਕਹਿੰਦੇ गए। ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਫਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੈਸੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। एग्जेक्टिव चेयरमैन पीटीवी नहीं लगा सकता, चेयरमैन पीटीवी लगाया उन्हें, अदालत ने शाह साहब केस ये वो बंदा है जो हर चीज को अदालत लेके जाता रहे, ये वो बंदा है जिसने फिर सारा कुछ तय नो करके डाउट ये नो, अदालतों वो के फैसले लेता है। मतलब आज दो राय इसको नहीं है। चाहता ये अगर इसमें इतनी एग्जेक्टिव में ताकत हो तो एग्जेक्टिव अपने फैसलों का पैरा दे और अपनी अपनी जो उसकी दायरा इख्तियार है उस पर पैरा दे। इसमें तो इतनी ताकत भी नहीं, इसके दायरा इख्तियार में कुछ भी नहीं है। बहादुर शाह जफर से भी गया गुजरा है। डी चौक और इसके आसपास के चंद किलोमीटर गिन ले, वो भी ये अगर कभी बाहर निकले तो फिर ये उसका दायरा इख्तियार में शायद आए। इससे आगे उसकी दायरा इख्तियार में ना फॉरेन ऑफिस है, ना इलेक्शन कमीशन है, ना कोई भी ऐसा इदारा इस मुल्क का जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जिसको आइन नीचे देता है वो इसके लिए काम नहीं करता। इनका सिर्फ काम वहां बैठना है, जिनको बिठाया गया है। कभी दिल चाहे तो बंदी गाला या दिल चाहे तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे। आप देखें इसके इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हालात क्या है, पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब का जो वजीर आला लगाया गया है, क्या वो पंजाब के लोगों के साथ मजाक नहीं है? क्या वो पंजाब की तौहीन नहीं है इतने बड़े सूबे की? आज पंजाब के हालात देखें और वजीर आला की सोच देखें, वो डीसी से कह रहे हैं कि कबालियों का एहतमाम करो। ये तो मोहम्मद शाह रंगीला की कोई दूसरी नस्ल है जिसको मुल्क में जो है वो बाढ़ में जाए, वो कह रहे हैं मैं कबालियों डीसी को कहो तो खुदा का खौफ है, तूने कुछ कहना है तो कहे कि भाई अपने अपने जिलों में हालात पे नजर रखो। आप देखो कि लोगों को सस्ती चीजें मिले, आप देखें कि आपके वहाँ क्राइम क्या है, जुराइम के रेशो देखो, वो लोगों के लिए कोई मामलात सीधे करो, वो कह रहे कवालियां कराओ। तो आप बताएं जिस सूबे का वजीर आला उस्मान गुलजार लगा दिया जाए, उस सूबे से ज्यादा मजलूम कौन सा सूबा हो सकता हाँ जी, वो तो पाकिस्तान मैजिक स्पेल दे अंडर है इस वक्त। ते लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा आखिर जे कि है? मैजिक स्पेल के लिए भी शाह साहब, मैजिक स्पेल के लिए भी वैसे भी ये मैजिक स्पेल जो है वो ममनुआ है अपने अपने हमारे मजहब में। और अल्लाह ताला जादूगरों पे लानत है अल्लाह ताला की। और जो ये जादू करके 21-22 करोड़ जो लोग हैं उनकी एक तकदीरों पे मोहर नहीं लग सकती। तो लिहाजा जो भी जादू है बंगाल का है या जहाँ का भी है, वो जादू इंशाल्लाह गरक होगा, लेकिन जादूगरों को लेके गरक होगा। जादू उल्टा भी पड़ जाता है, आपको पता है ना? जादू उल्टा भी जी पड़ता है।
तो इंशाल्लाह ये जो भी काला जादू है या जो भी ये नहुसत की जो है ये जादू इस मुल्क पे फैला हुआ है वो उल्टा पड़ जाएगा इंशाल्लाह, और पड़ रहा है। आप देख लें कि जादू से बैठा से जरूर होगा, लेकिन जादू से तीर कोई नहीं चल रही, जादू से पीएलए भी नहीं चली, और बातें छोड़ दें, क्रिकेट भी नहीं चला, क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चलता जादू से। लिहाजा हाँ, ये एक चीज जड़ी आंदी थी वो भी नहीं हो सकी जी। आज हर वो भी चीज बेहतर नहीं हो जादू, सकी। कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। लिहाजा अब इस वक्त हम सबका फर्ज अच्छा, है एक चीज मैं थोड़े कोलों पूछना चाहांगा कि पीपल्स पार्टी या नून लीग या पीडीएम आवाम ਨੂੰ ਕੋਈ ऐसी गारंटी या ऐसा वादा दे सकते नहीं कि महंगाई ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ हैं कि अगर ये चले जाएंगे और तुसी इकतदार च आ जाओगे, स्पेशली पीपल्स पार्टी इकतदार च आ जाएगी ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 2018 ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। देखें जी, वादा तो यही होना चाहिए, लेकिन हालात जो इस वक्त हैं उनको इधर रोकना जरूरी है। इस वक्त 28 रुपए आपकी यूनिट बिजली है, इसको रिवर्स लाना, आईएमएफ के चुंगल से मुल्क को निकालना जरूरी है। शाह साहब, मुल्क को किसी सिमत लगाना जरूरी है। ये बैठे रहे तो डॉलर 200 का होगा ही होगा। महंगाई आप देख लें, हर इस साल के शुरू से आज 15, 16, 17 दिन हो गए हैं, क्या क्या चीज महंगी हुई है। तो वादा तो हम करेंगे, लेकिन बात यह कि पहले ये जो है दज्जाल से छुटकारा बहुत जरूरी है। दज्जाल जब तक हम पे सवारी करता रहेगा, दज्जाल में कुछ भी नहीं, दज्जाल इतनी गहराई में हमें फेंक देगा कि फिर कोई पार्टी हाथ डालने को तैयार नहीं होगी। आप ये भी सोचें, आप वादा मांग रहे हैं, वादा तो वही हो सकता है ना जो अपनी इंसानी हिम्मत है, कुव्वत है, उठा के पताल की गहराइयों में फेंक दो मुल्क को, बहिरा अर्द में गरक कर दो, तो उधर से निकालने के लिए कौन कौन हाथ डालेगा, कौन सी पार्टी हाथ डालेगी, बताएं आप। ये सोचना पड़ेगा उन कुव्वतों को भी जो साहिब इक़्तिदार है इस वक्त, मतलब कहीं ना आवाम कहीं ते देख लगनी चाहिए। किसे उम्मीद ते ही ਤੁਹਾਡਾ साथ दे सकती है ना जी। ते देखिए जी, अगर अवाम उम्मीद है कि पहले इस बंदे को जो है हम फारिग करें, उसके बाद तो ज़ाहिर है फर्ज है कि इन लोगों की बेहतरी के लिए जो कर सके वो करें। बैरूनी दुनिया से जो ताल्लुकात कट गए हैं उनको सीधा करें। सीपेक जो चलता चलता अच्छा खासा तबाह हो गया उसको सीधा करें। उसके बाद जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी उसको वापस लाएं। इस मुल्क के लिए बाहर, आपको पता है 600 पाकिस्तानी हर महीने वापस आ रहे हैं, 600 अच्छा, पाकिस्तानी बाहर। पाक ईरान गैस पाइपलाइन बहुत जबरदस्त मनसूबा सी, लेकिन कदी आसिफ साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ? वो शुरू च कर दे और अपने टेन्योर च पूरा कर जाते। देखिए जी, अनाउंस तो किया, जो भी उस वक्त भी बड़े मसाइल होते हैं, जाहिर है इतनी आसानी से मामलात नहीं होते, बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, लेकिन कर तो दिया। आगे मियां साहब का काम था उसको लेके चलना, लेकिन मियां साहब अब भी किसी दबाव में आ गए होंगे। बात यह है कि जो सीपेक हमारी रीढ़ की हड्डी था वो कहाँ गई, हमारी रीढ़ की हड्डी। आज चाइना ने 14% पे लोन दिया है आपको, 14% पे शायद किसी ने किसी को इस दुनिया में लोन नहीं दिया। और आपके तैयारे पीआईए जमी बोस हो गई, पहले तो खसारे में चलती थी, अब जमी बोस हो गई, सारे तैयारे जो है वो ग्राउंड हो गए, और एक बगैर परों वाला तैयारा जो है वो खुल्लम खुल्ला बमबारी करता फिर रहा पूरे पाकिस्तान के गरीबों पर। ऐसी बमबारी कर रहा है कि वो भूखे मरते जा रहे हैं, वो गुर्बत से मरते जा रहे हैं, वो महंगाई से मरते जा रहे हैं, और मुल्क की मईशत पे बमबारी कर रहा है। आखिर इस तैयारे को भी तो, उसको भी तो नीचे लाना है। लो जी, आखिरी सवाल, एक मोहतरमा रेजिस्टेंस वास्ते मशहूर सन, भुट्टो साहब भी बहुत रेजिस्टेंस की सियासत की थी, अयूब के खिलाफ की थी, मोहतरमा ने ज़िया के खिलाफ की थी,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਆਦਤਾਂ ਤੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਮਾਰਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਦੀ ਕੋਈ एक्टिविटी ਸਾਨੂੰ नजर नहीं आती, की वजह? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो रहती कुछ जो थी रेजिस्टेंस में थी। आज भी अगर कोई कॉल हो तो मैं समझती हूँ कि जिन्होंने नहीं भी निकलना वो भी घर से निकलेंगे। लेकिन इस वक्त जाहिर है वो एक जमातों का कट है पीटीएम, इस वक्त उन्होंने फैसला करना है। बात भी सही है, कोई जंग भी लड़ी जाती है तो मौसम देख के शातब लड़ी जाती है। इस वक्त धुंध है और सर्दी है, लेकिन जब भी कॉल होगी, आपको याद है कि याद होगा कि अभी जरदारी साहब की, बिलावल साहब की और जरदारी साहब की शायद पेशी थी नैब में, और इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की थी। तो मेरे ख्याल में उधर 100-150 कारकुन खड़ा था पीपल्स पार्टी का। उन्होंने पूरी इस्लामाबाद की पुलिस को वख्ता डाल दिया। लिहाजा रेजिस्टेंस कोई मुश्किल नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। और मैं समझती हूँ शायद अब नून लीग भी इस रास्ते चल पड़ी है। लेकिन वो जो फैसला है, चूंकि एक जमात, एक वो अखड़ के अंदर है हम एज ए जमात, तो वो जब फैसला होगा तो फिर तो हर जगह से लोग चलेंगे, आप देखेंगे मौलाना साहब कि लीड कर बहुत रहे ने, बड़ी। अगर ये बैकफायर कर गया ये सारा सिलसिला, मौलाना साहब बहरहाल एक मजहबी सियासी जमात के सरबराह ने और मारी च उन्हां दे तालिबान वाले कनैक्शंस भी हुंदे सन। ਇਹ ਸਾਰਾ अगर ਤੁਹਾਡੇ जी लिबरल जमात ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ है, अगर ये देखिए साहब, बैकफायर अभी कर तो गया सारा। लिबरल और नहीं, मैं समझती हूँ मौलाना साहब को इतना क्रेडिट दे दें कि मौलाना साहब ने ये कोई इसको मजहबी रंग जो है वो नहीं दिया। मौलाना साहब इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो वही बात है जो सब कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को ये जो है बहुत बड़ा खतरा सर पे मंडला रहा है, पाकिस्तान की सालमियत पे। मौलाना साहब भी वही बात करें, इस वक्त लिबरल हैं तो भी हम जी, लेकिन अगर पाकिस्तानी मौलाना साहब लीड मजहबी करते हैं तो करते भी प्राइम मिनिस्टर बन पाकिस्तानी जाते हैं ने, जी। मौलाना साहब अगर लीड करते करते प्राइम मिनिस्टर बन जाते ने, हेड ऑफ द स्टेट्स बन जाते ने और वो पाकिस्तान ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? क्योंकि वो देखिए लीड बड़ी कर रहा लंबी है ना। बात है, अभी तो लीड करें ना, पहले तो एक बड़े शैतान से लड़ने दें, फिर दूसरे मरहले बाद में आएंगे तो फामू तफहीम की हो जाएंगे। और ठीक पहले जो है ना इब्लीस से जंग करने दें, उसके बाद देखेंगे, फिर आपस में मामला जो है वो इंशाल्लाह ठीक ऐसे नहीं होंगे जैसे आप सोच रहे हैं। कोई ठीक। बेहतरी थैंक की यू वेरी सूरत में मच, करें। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मैराथन शुक्रिया। इंटरव्यू सी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। शुक्रिया, अल्लाह।